बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज़ की जानिब से तमाम देखने वालों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रमज़ानुल मुबारक है और इस सिलसिले में अब तो इफ्तार की तैयारियां जो हैं वो जारी और सारी हैं। आपकी इस खुसूसी सदाए रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँगा उज़ैर मलिक, जो कि आपके साथ होंगे और मेरा साथ देंगी जन्नत जमशेद भी। तो सबसे पहले मैं भी उज़ैर तमाम अहले मुसलमान को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और वैसे ही ये बरकतों का महीना है और बहुत ही अच्छा महीना है तमाम मुसलमानों के लिए, और हम सब इस महीने कोशिश करते हैं कि अपने रब को मना लें, और इसलिए ये साथ रहेगा आपके साथ हमारा। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में कारी रमज़ान सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ज़फ़र अली सियालवी साहब, हम आपसे तिलावत कुरान पाक सुनना चाहेंगे, आपकी खूबसूरत आवाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़न وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने क्या खूबसूरत तिलावत की है कुरान पाक की। तो नाज़रीन, इस रमज़ान में एक किताब भी हमारी हम सफ़र रहेगी। मेरा रब मेरा दोस्त नामी इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ बड़ाइच साहब, जिन्होंने इस किताब में उन आयात का अहाता किया जिसमें अल्लाह की शान रहमी और अपने बंदों के साथ अफ़्वो दरगुज़र का पता मिलता है। इस किताब का मकसद है कि नौजवान नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लाया जाए और बताया जाए कि अल्लाह ही हमारा बेहतरीन दोस्त है। हज़रत अबू सुलेमान दारानी से मरवी है कि मैंने बास कुतुब साबिका में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि वो हजरात मेरे सर आंखों पर हैं जो मेरी खातिर तकलीफ सहते हैं और मेरी खुशनूदियों की तलब में कबीदाए खातिर होते हैं। उनको आखिरत में क्या परेशानी लाहक हो सकती है वो तो मेरी जिम्मेदारी में है, और मेरी जन्नत में मज़े से रहेंगे और जन्नत में अपने हबीबे करीब के दीदारे अजीब से दुनिया में नेक आमाल में मसरूफ़ होने की मुसरत पाएंगे।
क्या तुम समझते हो कि उन्होंने जो नेक अमाल किए हैं उन्हें जाया कर दूंगा मैं? ऐसा क्यों कर हो सकता है? मैं तो दोस्तों पर बड़ा मेहरबान हूं और खताकारों की तौबा कबूल करने वाला और उनके मामले में अरहमर राहिमीन हूं। ये किताब है जनाब, बड़ी खूबसूरत किताब है और मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वराइद साहब उनकी ये किताब है जिसका नाम है मेरा रब मेरा दोस्त से ये इक्तबास था। और ये किताब भी थ्रू आउट सदाए रमज़ान इस ट्रांसमिशन में हमारी हम सफ़र रहेगी और हम आपके साथ इसमें से कुछ जो असबाक है वो शेयर करेंगे। और उज़ैर रमज़ान तो महीना ही ऐसा है कि तमाम मुसलमान कोशिश करते हैं कि रब से दोस्ती कर ले। बेशक। तो नाजरीन आगे बढ़ते हैं और तारीख़ इस्लाम में एक ऐसी हस्तियां हैं, बहुत ही कम मिलती हैं, जिन्होंने ना सिर्फ रूहानी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया हो बल्कि इनकी तालीमात सदियों बाद भी दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। ऐसी ही एक हस्ती है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अहले तरीक़त है, गौसुल आज़म, पीराने पीर और गौसुल सकलैन के नाम से भी जाने जाते हैं। आज यकुम रमज़ान है और आज ही के रोज़ ईरान के कस्बे जिलान में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वलादत हुई थी। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को ज़ुहद, तकवा, खुलूस, सखावत और आजिज़ी का दर्स दिया। उनकी तालीमात का महवर अल्लाह की रज़ा, खिदमत खल्क और दीन इस्लाम की सरबलंदी था। उनकी करामात के वाक़यात भी ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, मगर असल बात यह है कि उनकी अखलाकी तालीमात आज के दौर में भी उतनी ही मौसर और ज़रूरी हैं जितनी कई सौ साल पहले थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत और उनके इल्मी और रूहानी मुकाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर फहद काज़मी। फहद काज़मी, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, इल्मी सफ़र उनका कैसा था और उनकी शख्सियत के जो नुमाया पहलू थे, जो खुसूसियात थे, वो शेयर कीजिएगा हमारी नाजरीन के साथ। थैंक यू ज़हर एंड जन्नत। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, जैसे आप भी फरमा रहे थे, कॉन्वर्जेशन करेंगे। पीराने पीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पर्सनालिटीज़ की जब हम बात करते हैं, हीरोज़ की जब बात करते हैं, तो उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े हीरो अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो सेकंड टू नन है। आपके बारे में जैसे कि कुछ इशारात पहले भी दिए गए, आप 1078 ईस्वी में पैदा हुए, 1167 में आपका विसाल हुआ और आप गिलान में पैदा हुए थे। ये ईरान का शहर है जहाँ पर आप पैदा हुए और अल्टीमेटली आप बगदाद तशरीफ़ लेके आए और बगदाद को आपने अपना मस्कन बनाया। लेकिन हज़रत की बात करने से पहले मुझे लगता है कि दो वाक़यात जो बहुत ज़रूरी हैं और बयान करने चाहिए हज़रत के पेरेंट्स के हवाले से। हज़रत के जो वालिद थे जनाब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, उनको जैसे कहा जाता है, वो एक जगह जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक सेब उनके सामने है। मुसाफिर थे, ट्रैवल कर रहे थे, सेब खा लिया, मगर दिल में ख्याल आया कि सेब का मालिक पता नहीं कौन है और मैंने उससे इजाज़त ही तलब नहीं की। तो आपने सेब, क्योंकि वो पानी की एक स्ट्रीम में बहता हुआ आ रहा था, आपने स्ट्रीम को फॉलो किया और आप एक बाग में पहुँचे और बाग के मालिक को आपने देखा कि वो मालिक कहाँ पर है, उस तक पहुँचे और कहा कि सर गलती से ये सेब आपकी स्ट्रीम में से, इस पानी के नदी में से होते हुए आ रहा था और मैंने खा लिया है, तो अगर आप इस कसूर को माफ़ कर दें तो आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। बाग के मालिक के लिए ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि एक शख्स जो चलता है, कहीं जा रहा है, रास्ते में उसको सेब मिला और उसने वो सेब खाया है और अब वो मुझसे इसका कफ़ारा तलब कर रहा है, इस कसूर की माफ़ी तलब कर रहा है। उस हज़रत ने, वो जो बाग का मालिक था, उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि मैं आपका कसूर तब माफ़ करूँगा जब आप चंद साल मेरे इस बाग में मज़दूरी करेंगे। तो चंद साल बाग में मज़दूरी की गई। जब वो मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद जो है बाग के मालिक के पास पहुँचे कि हज़रत क्या अब मुझे माफ़ी मिल सकती है? तो बाग के मालिक ने कहा कि तुम्हें मैं माफ़ कर सकता हूँ कि तुमने वो सेब खाया था, मगर एक शर्त पर, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी।
मेरी ऐसी बेटी जो आंखों से देखती नहीं है, कानों से सुनती नहीं है, मुंह से बोलती नहीं है, कदमों से चलती नहीं है। यानी वो मुकम्मल एक अपाहज खातून का एक नक्शा जो है वो बता रहे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद ने पूछा कि सर, क्या इसके बाद मेरा वो सेब खाने का कसूर जो मैंने अनजाने में बगैर इजाज़त के खाया था वो माफ़ हो जाएगा? तो फरमाया हाँ, वो माफ़ हो जाएगा। तो यूं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का निकाह हुआ और जब वो अपनी ज़ौजा के पास गए तो ज़ौजा तो बिल्कुल ठीक ठाक एक नॉर्मल खातून थी। वापस आए अपने ससुर से जो बाग के मालिक से उनसे डिस्कशन की कि सर, जो आप बात कर रहे थे अंदर तो वो खातून नहीं है, अंदर तो एक बिल्कुल नॉर्मल खातून मौजूद है। तो फरमाया हाँ, मैंने इनको इसलिए कहा था कि इन्होंने कभी देखा नहीं है कि शरीयत के तकाजे के बगैर किसी नामहरम पर कभी निगाह नहीं पड़ी। मैंने ये कहा था कि ये सुनती नहीं है क्योंकि शरीयत के तकाज़ों के बगैर इन्होंने कभी सुना नहीं है, ऐसी आवाज़ों को नहीं सुना जो रब ताला की बारगाह में नापसंद हो। और जो मैं ये कह रहा था कि ये बोलती नहीं है, तो रब ताला के अहकामात के अलावा इस खातून ने कभी कलाम नहीं किया। तो ये ऑनरेबल पेरेंट्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जनाब अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और बीबी फातिमा, ये जो खातून थी। और यूं इस कपल के यहाँ यकम रमज़ानुल मुबारक आज का दिन, जिस तरह लूनर कैलेंडर की हम बात करते हैं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मिरेकल्स लातादाद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सर्मन्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। मगर आगाज़ में एक बात और भी मुझे करनी पड़ेगी। एट टाइम्स हम जब स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं तो उनकी वो जो मॉरल साइड है, उनकी वो जो जर्नी है, वो जो सफ़र है, और जिस तरीके से वो इस सफ़र पे जाते हैं और अपने आप को एम्पावर करते हैं, एनलाइटन करते हैं, वो बातें एट टाइम्स पीछे रह जाती हैं। तो एक मशहूर वाक़या हज़रत के बचपन का कि हज़रत की वालिदा बीबी फ़ातिमा ने जब उनको इल्म के लिए भेजा और वो इराक़ की तरफ आज़म सफ़र हुए, तो माँ ने 40 दीनारों को कुर्ते में सी दिया और कहा कि इन दीनारों को तुम रास्ते में अपने बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते रहना है। एज़ वी ऑल नो, दिनार गोल्ड कॉइन्स को कहते हैं। लेकिन साथ एक नसीहत की, बेटा जैसे ही हालात क्यों ना हो, तुम कभी झूठ मत बोलना। ये वो नसीहत थी जो माँ ने की और एक छोटे अब्दुल कादिर ने, एक नन्हे अब्दुल कादिर ने इस नसीहत को अपने लिटरली पल्ले बांध दिया। अब हज़रत सफ़र कर रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि उस दौर में काफ़िले होते थे, कैरावन्स होते थे, और फिर कैरावन्स में एट टाइम्स सिक्योरिटी का वो मामला नहीं होता था। ऐसी जगहों से गुजरते थे जहाँ पर एट टाइम्स डाकू होते थे और वो लूट लिया करते थे। तो डाकुओं के गिरोह ने इस काफ़िले को लूटा और सबसे वो माल ले रहे थे। नन्हे अब्दुल कादिर के पास एक डाकू आया, उसने कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। तलाशी ली गई लेकिन 1 दिनार भी बरामद नहीं हुआ। दूसरा आया, कहा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ, 40 दिनार है। लेकिन जब तलाशी लेते थे तो दिनार बरामद नहीं होते थे। डाकुओं का सरदार जो है वो आया है, उस तक ये माजरा आया है कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 गोल्ड कॉइन्स हैं और हम तलाशी लेते हैं मगर ये गोल्ड कॉइन्स इससे बरामद नहीं होते। तो डाकुओं का सरदार आया, उसने कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ, 40 दिनार मेरे पास है। तो कहा कहाँ है? तो कहा मेरे कुर्ते में मेरी वालदा ने सी दिए थे। कुर्ते को खोला गया, 40 दिनार बरामद हुए। डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू रवा हो गए। कहने लगा बेटा, जब हम तुमसे पूछते थे और अगर तुम हमें ना बताते तो तुम्हारा ये माल बच सकता था। तुमने सच क्यों बोला? तुमने हमें ये बात क्यों बताई? तो नन्हे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ऐ डाकुओं के सरदार, मेरी माँ ने मुझे ये कहा था हालात कैसे ही हों, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। ये वो बात थी कि डाकुओं के सरदार और उस पूरे गिरोह के ऊपर एक कपकपी तारी थी। दे वर फीलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर हार्ट्स कि ये नन्हा बच्चा
अपनी वालिदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, हुक्म अदूली नहीं करता, और हम मालिक कायनात के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। ये वो लम्हा था, ट्रांसफॉर्मेशन का लम्हा, तब्दीली का लम्हा, जबकि उन डाकुओं ने सारा माल बाकी लोगों को भी वापस कर दिया और नन्हे अब्दुल कादिर जिलानी वजह से तौबा के रास्ते को इख्तियार किया। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो ऑनरेबल पेरेंट्स की तरबियत है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जर्नी का नुक्ता आगाज बने। और फिर जैसे आप आए और इराक के अंदर रहे, और एज वी ऑल नो कि बगदाद उस दौर की, जैसे आज हम बात करते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी टाउन्स की, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, बगदाद was the Cambridge of its times. It was the leading cosmopolitan cities of the world. तो बगदाद के अंदर आपने अपनी दुनियावी तालीम के मामलात भी हासिल किए, आपने अपनी रूहानी और बातनी तालीमात के मामलात को भी मुकम्मल किया। वो सख्त मुजाहिदात, वो सख्त तज़किया नफ्स, वो सारे मामलात आप उनमें से गुजरे। और फिर वो लेवल आया, क्योंकि आप ईरान से आपका ताल्लुक़ था, आप नॉन अरब थे, और क्योंकि आप नॉन अरब थे तो उस तरीके से खिताब नहीं कर पाते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में मिले हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर खिताब करो, तुम एड्रेस किया करो। कहने लगे ख्वाब का मामला है, और जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं नॉन अरब हूँ, मैं अजमी हूँ, मेरी ज़बान पर अरबी चलती नहीं है। तो सरकार दो आलम ने ख्वाब में 7 दफ़ा अपना लवाब दहन शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इनायत फरमाया। सरकार दो आलम के साथ शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा जद्दे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 6 दफ़ा वो बरकत इनायत की। और उसके बाद अगले दिन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खिताब किया तो तासीर इस कदर थी कि खशियत इलाही से बगदाद में 70 जनाजे उठ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक रिफॉर्मर थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो मदरसा था, जो मकतब था, उनके स्टूडेंट्स में सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे, नूरुद्दीन जंगी जैसे, जिन्होंने बैतुल मक़दस को वागुजार कराया, क्रूसेडर्स के खिलाफ जिहाद किया, वो लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इंस्पायर्ड थे। बहुत से थियोलॉजियंस, बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से साइंटिस्ट वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इंस्पायर्ड थे। और मैं अपनी बात को कल्मिनेट कर रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रूलिंग एलीट को बहुत सख्ती से पेश आते थे, और जो गरीब लोग थे, जो नादार लोग थे, उनसे बड़ी मोहब्बत और शफकत करते थे। एक दफ़ा एक रूलर ने नजराना भेजा, आपने उस नजराने को निचोड़ा, उसमें से खून बरामद हुआ। आपने कहा, अवाम का खून चूस कर पीरों को, स्कॉलर्स को, अल्लाह वालों को नजराने नहीं दिया करते। व्यूअर्स, हम चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी who stood for तौहीद, who stood for ख़त्म नबूवत, and who is one of our greatest heroes, अल्लाह करे कि हम शेख की तालीमात को समझें, शेख की तालीमात, तौहीदी तालीमात, तवक्कल इल्लल्लाह वाली तालीमात, अल्लाह से जुड़ने वाली तालीमात, उनके साथ कनेक्ट करें। और इन हीरोज से लाइट कशीद करते वक्त बरे सगीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अपने माशरे के अंदर हकीकतन वो कादरी लाइट, वो कादरी फैज़ हम सब महसूस करें। थैंक्स अ लॉट। मैं उज़ैर और जन्नत आपका बहुत ममनून हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही। इंशाल्लाह हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर पर्सनालिटीज़ और ममालिक के ऊपर आने वाले दिनों में कॉन्वर्जेशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद, क्या खूबसूरत तरीके से आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, उनकी जो खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, उनको बयान किया। इसके साथ ही अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है इफ्तार पकवान, जिसमें नजफ राजा और अनम शेख ने हमें ज्वाइन किया है। तो जानते हैं कि आज इफ्तार में क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजफ राजा। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुआ करते हैं ये रमज़ान आपके लिए, हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए रहमतों और खुशियों से भरा हुआ साबित हो। नाजरीन, माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर डाइट प्लान है। अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान और रोज़ा आपको बुराइयों से ही नहीं बचाता बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को बदन की ज़कात करार दिया। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखा करते थे। अगर रमज़ान की मैं आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊँ तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जो रोज़ा है आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपको दिल और दिमाग की बुराइयों और बीमारियों से भी बचाता है। अगर रोज़े की बात की जाए तो मैं ये भी आपको बता दूं, रोज़े से अगर आपके जिस्म में कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुनो किचन में नाजरीन, और जब सुनो किचन की बात हो दैट मीन्स हम इफ्तार पकवान की बात करने वाले हैं। आज है पहला रोज़ा और आज पहले रोज़े में, पहली अफ्तार में अमूमन बहुत सारे घरों फुल टाइम जो है दस्तरखान सजा होता है, लेकिन आज सुनो किचन में कौन सा दस्तरखान सजने वाला है, क्या हम बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने दावत दी है मारूफ शेफ़ अनम शेख को, जो कि हमें बताएंगी आज इफ्तार पकवान में बन क्या रहा है। जी अनम, वेलकम टू इफ्तार पकवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपका रोज़ा। आप रोज़ा तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है कि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर ना हम जो शेफ्स होते हैं अच्छा महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम लोग जितना रोज़े में बिजी रहते हैं ना उतना अच्छा टाइम किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो आज अनम बहुत कुछ आपसे जानना चाहूँगी। एक तो खाने के हवाले से किस तरह का अच्छा हेल्दी डाइट प्लान हम क्रिएट करें जिससे हमारी इफ्तार भी अच्छी हो, सहरी भी अच्छी हो, हमें कोई स्टमक इशू भी ना हो। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज वाली जो रेसिपी है वो बड़ी ही यूनिक, और आप इसको जो है वो 2 तरह से जो है लाइक सी फूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइक चिकन में भी आप उसको कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वेवी डायनामाइट चिकन। क्या बात अच्छा, डायनामाइट चिकन जो है बेसिकली चिकन की एक आम सी रेसिपी को ट्विस्ट के साथ जो है बेसिकली ये 2 रेसिपीज का हम फ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जब फ्यूजन करेंगे हम इसके अंदर, तो सबसे पहले जो है हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, उसके बाद चिकन की कोटिंग होगी और कोटिंग के बाद राइट अवे हम उसको जो है वो फ्राइंग की प्रोसीजर में लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें जो है सबसे पहले चिकन, बोनलेस चिकन हम इसके अंदर यूज करेंगे, क्यूब्स कट में इसमें जाएगा। मैरिनेशन के अंदर इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर और साथ में जो है मिक्स हर्ब्स, सोया सॉस, इस तरह से सारी चीज़ों को जो है हम इंक्लूड करेंगे। अब बारी आ जाती है डायनामाइट सॉस। बेसिकली इसका नाम डायनामाइट क्यों रखा गया? सॉस की वजह से। तो सॉस की बहुत ही आसान और क्विक, जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए आपने मायोनीज हम लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और साथ में इसमें सराचा सॉस जाएगी लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, जो ऑरेंज शेक आपको कलर जो डायनामाइट में मिलता है वो बेसिकली आपको सराचा सॉस देती है। सिंपल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे डायनामाइट सॉस को आपने कितना स्पाइसी रखना है तब आप उसके अंदर जो है वो हम पर डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। जारी बात है, रोजे की हालत में होगे तो मैं तो यही कहूंगी कि कम ही माइल्ड स्पाइसी आपके एसोफेगस को कोई इशू ना हो। जिस तरह के मजेदार अंदाज में आपने बताया है ना, मुझे तो भूख लगी। मेरा तो मेरे ख्याल में रोजा खराब ना हो जाए। वैसे ध्यान जरा हटाते हैं, हम हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे और अपना रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे 2 बाउल्स ले लेते हैं, और 2 बाउल्स के लिए मैं चिकन ले रही हूँ। इसके अंदर तकरीबन आप इसको समझे कि तकरीबन ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के करीब ये इसके अंदर चिकन है। आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली होगा, जो भी आप खाना चाहें। एग्जैक्टली। तो हमने चिकन ले लिया, और साथ में अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट हम इसके अंदर 2 टेस्ट ऐड करेंगे। जो सॉल्ट 2 टेस्ट इसलिए भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारी सारी जो आगे हमने सॉसेज ऐड करनी है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट है।
तो इसलिए आपने सॉल्ट को बहुत बैलेंस करके डालना है। तो सॉल्ट हमेशा टू ये आपने टेस्ट। बहुत ही अच्छी बात बताई है। हाँ नहीं तो जी। अमूमन ना लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये वो बहुत अपने जरूरी है। हस्बे जरूरत डाल तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब सॉस का एडिशन होता है ना तो जी, फिर उनको लगता तो है वो कि बहुत ही- ज्यादा होता है। इस वजह से आपको सॉल्ट जो है थोड़ा सा बैलेंस रखना है। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ठीक। मैं ऐड करूंगी ब्लैक Black पेपर, pepper। हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर व्हाइट पेपर की जाएगा, और ये भी हम तकरीबन हाफ टी स्पून या 1/3 टी स्पून भी आप कर सकते हैं। पेपरिका मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा, तो ये इसके अंदर चला गया पेपरिका थोड़ा Just सा, for the color। बिल्कुल। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स, ये इसके अंदर चला गया। और साथ में थोड़ी सी सोया सॉस इसके अंदर जाएगी, लाइक 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, इस तरीके से हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए हम इसके अंदर एक एग भी इसी वक्त में ही ऐड कर देंगे। इसी वक्त करेंगे। इसी वक्त ऐड कर देंगे एक। तो इसके अंदर जाएगा ये एक एग। अच्छा, अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से 2 एग भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये एग इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब आपने अगर आपके पास घर में टाइम है तो आपने उसको 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके चिकन को रख देना है। और ज़्यादा अच्छा अगर टेस्ट प्रोफाइल चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो आप उसको 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हाँ आप जी। 7-8 मिनट्स इज मोर देन एनफ। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूसरे पैन के अंदर हम इसके अंदर हाफ कप के करीब जो है वो ऐड करेंगे मैदा, और इसके अंदर हाफ कप के करीब ही हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर बेसिकली क्या करेगा कि आपके जो चिकन के चंक्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा क्रिस्पी करेगा, क्रिस्पियर साइड पे वो ज़रा जाएंगे। ठीक है। इसी टाइम पीरियड के अंदर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमें इसके अंदर जो मैरिनेशन हम रेडी करें उसको भी थोड़ा सा मतलब फ्लेवर आना चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, और उसके बाद ब्लैक पेपर जाएगी बिल्कुल 1/3 टी स्पून, दैट्स इट। इससे ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेम वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स, और ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम अपने चिकन को इसके अंदर थोड़ा सा मैं चिल्ड वाटर ऐड करूँगी, और इसकी कंसिस्टेंसी हम ऐसे रखेंगे कि थोड़ी सी जब हम स्पून से उसको ड्रिप करें तो वो स्पून पे लगा भी रहे और स्पून से ड्रिप भी हो। मतलब हम थोड़ा सा Consistency- थिक इसको रखेंगे thick ताकि side उसकी पे, हाँ। कोटिंग चिकन की बिल्कुल। कोटिंग जरा बरकरार रहे। हाँ जी। और मीनवाइल क्या करते हैं कि हम अपना ऑयल पैन रख रखेंगे लेते हैं। और जी। चूल्हा जलाएंगे और ऑयल को गर्म करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और हम दोनों साइड के ऊपर अपने पैन रखेंगे और दोनों साइड के ऊपर ही उसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ हम अपने पोटैटोज को फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ हम उसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे कि अनम ने आपको पहले भी बताया, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखते हैं और आप वेट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। हमने ड्राई मैरिनेशन इसकी रेडी कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये चिल्ड वाटर है। आपने ठंडा पानी लेना है जिसमें बर्फ वाला पानी होना चाहिए, उसी से इसका बहुत अच्छा जो है ना क्रिस्प आएगा। अभी हम चिल्ड वाटर मिक्स कर रहे हैं जी। ताकि हम वो पेस्ट बना सकें जो चिकन के ऊपर आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन अब आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कराए ना। जी, ये दाल जरूर, तो डालें, बताइए आप ये मुझे। देखें, इसके अंदर आप डालें हाँ हाफ जी। जो है आप इसको फुल कर दें ऑयल से और हाफ उसको फुल कर दें। नाजरीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद है डालडा, और जैसे कि डालडा के बारे में आप जानते हैं, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा, और डालडा डालते हैं हम यहाँ पर ताकि हम फ्राई कर सकें चिकन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन दिस। ओके, हमने डाल दिया है पैन के अंदर डालडा। जी। अनम, ये आप मुझे बताएंगे कितना डालना है? हाँ जी, इसको आप हाफ कर दें ठीक और है। हाफ उसी को। एक्चुअली आज मैं लर्निंग थोड़ा और क्लासेस ले डालें, रही हूँ थोड़ा और डालें। अनम से, हाँ। ताकि मुझे भी कुकिंग आ सके। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये डालडा की तरफ से अपने सार्फिन के लिए एक बेहतरीन और अनमोल तोहफा है जिसको आपने यूटिलाइज करना है अपने इफ्तार में। अच्छा जी, अभी ये मिक्सिंग देखें, हो रही ये है मिक्सिंग हो पेस्ट गई के है लिए। पेस्ट की। अब ये देखें, ये इतना लिक्विडी होना चाहिए। देखें कि ये जो है स्पून से ड्रिप हो रहा है बट स्पून पे है। बिल्कुल ठीक। इतनी कंसिस्टेंसी जो है हमें इसकी बेसिकली चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये जो चिकन के चंक्स हैं, ये इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे पहले ऑयल का टेम्परेचर देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। हमें ये इतने ही चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ये बड़े वाले स्पून से डाल लेते हैं। तो आपने ये इस तरह से 2-2 चंक्स ले लेने और इनको अच्छी तरीके से आपने डिप कर देना ऑयल के अंदर। इसी तरीके से हम ये बिल्कुल 2-2 चंक्स डाल लेंगे।
यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम देख लेते हैं, अगर हमारा ऑयल का टेम्परेचर गर्म हो गया है तो हम इसके अंदर अपने पोटैटोस को भी डाल के फ्राई करना रहा है। हाँ बिल्कुल हो गया। इस तरीके से हम इसको डाल और देंगे। इसको अभी हम हिलाना है? हाँ जी, हमें इसको नहीं? हिलाएंगे हम, इसको हिलाएंगे हम। और हिलाकर अच्छी तरीके से इसको सारों को सेपरेट कर देंगे, ताकि जो है अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको अंदर चिकन को जो है वो कोट करेंगे। जब सॉस वाला चिकन इसके अंदर कोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ जो है वो स्टिक हो जाएंगे सारे। तो राइट वे जो है हम दूसरी साइड की तरफ जो है वो सॉस को रेडी कर लेते हैं। अच्छा, 1 कप के करीब इसके अंदर जाएगी मायोनीज। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर लाइट मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर कोई भी मायोनीज आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी सराचा सॉस डालेंगे। तकरीबन हम 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे सराचा सॉस। स्पाइसी होती है ये तो आपने थोड़ी हस्बैंड स्पाइसी, ज़रूरत हाँ, डालनी ये है अपने हस्बैंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स, बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब। पेपरिका पाउडर जाएगा इसके अंदर। अच्छा, पेपरिका पाउडर जो है इसको एक बहुत अच्छा सा जो है वो कलर देगा। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी केचप, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर केचप जाएगी। हाँ जी, आप निकाल लें उसको। ठीक है। फ्लेम बेशक आप उसकी बंद कर दें नीचे से। और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी, लाइक 1 टेबलस्पून के करीब। और हनी जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, तो जो कि हो गए 2 टीस्पून के। तो इसको जो है हम बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर जाएगी वाइट पेपर। ओके, सिंपल। ये इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा चिकन जो है वो भी हो गया है बिल्कुल रेडी। तो इसको करेंगे हम, निकालेंगे। अच्छा, ये देखिए इतना ही हमें इसका जो है कलर चाहिए। और आप गोल्डन सा है, बिल्कुल ब्राउन लाइट नहीं है, हाँ बिल्कुल गोल्डन कलर चाहिए। इस तरीके से आपने चिकन को है आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम चिकन को थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। जितनी देर में जो है ये चिकन कुक होगा हमारा, तो इतनी देर में जो है मैं जो सॉस है अच्छी तरीके से उसको कर लूँगी मैं मिक्स। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना स्टेशन क्लियर करूँगी। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है वो कटिंग के लिए हम थोड़े से जो है हमारे ग्रीन अनियंस का सिर्फ हमें ग्रीन पार्ट चाहिए। और ये ग्रीन पार्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से जो है आइसबर्ग। अच्छा, आप आइसबर्ग जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी ये वाली स्टैम्प लेकर इसको रख देंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा बिल्कुल थिनली स्लाइस कर लेंगे, ताकि जो है जब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करें तो उसके ऊपर जो है ये अच्छे लगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप इनको जो है डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं। इनको जो है जैसे कि आपके पास बाउल्स होते हैं उसमें आप आइसबर्ग को सेट कर और इसको ऊपर रख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा एक तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पे ये कटिंग हमारी डन हो गई बेसिकली जी, गार्निशिंग के लिए बिल्कुल। अच्छा, अब आप जो है ये चिकन मैं लूँगी अपना और इस चिकन को हम इस सॉस के अंदर डिप करेंगे। अगर आप वो पोटैटोज मुझे दे दें जी जी, फ्राई हुए। तो वैसे इतने क्रिस्पी और मज़ेदार से लग रहे हैं पोटैटोज। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी सॉस को नीचे लगाएंगे, सिर्फ ताकि हम एक टेक्सचर दे सकें अपने चिकन को। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन करने से पहले जो है आपकी मतलब हम 3 या 4 पीसेस अगर रखते हैं इसके अंदर, तो उसका जो है हमारे पास एक प्लेटर थोड़ा सा जो है वो रेडी होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि ये प्लेटर को हम इधर रख देंगे और अब ये जो हमारा चिकन है ये हम इस सॉस के अंदर अच्छे तरीके से कोट करेंगे इसको। अच्छा, इसको कोट करेंगे एट लास्ट हम इस सॉस के अंदर। इस सॉस के अंदर कोट करेंगे। और कोट करने के बाद फिर जो ये हमने अपने जो आलू यहाँ पे हमने अपने क्रिस्पी से जो बनाए, इनको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे ताकि ये इसके साथ थोड़े से स्टिक हो जाए। ठीक है। तो हमें बेसिकली इसको इसके साथ स्टिक करना है। तो मैं इसको इस वाले पैन में निकाल लेती हूँ, बड़ी प्लेट के अंदर। थोड़ा सा हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएंगे जब, तो आपने क्या करना है कि आप ये चिकन लेना है और इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से इन द सेंस लाइक कि थोड़े थोड़े से पोटैटोज लगे होने चाहिए और थोड़े से आपको जो है इस तरीके से। ज़बरदस्त, क्या बात है। इस तरीके से आपके जो है ये वेवी बॉल्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे थोड़े से
स्प्रिंग अनियंस इसके ऊपर जाएंगे थोड़े से, बिल्कुल ज़रा से क्या हम बात इसके है, अंदर जबरदस्त। Garnishing हमें के लिए, colours के बेसिकली लिए कलर थोड़ा ब्रेक सा करना बड़ा ज़रूरी है सूरत प्लेटर भी का। लगेंगे, टेस्ट में भी अच्छे जी, लगेंगे, टेस्ट में भी बहुत obviously अच्छे लगेंगे। देखिए अब हमारे पास क्या ये बात है। एक ऑप्शन हो गई प्लेटर की। ठीक है। अब हम अपना जो दूसरा प्लेटर है उसके लिए हम यहाँ पे प्लेटर रख लेते हैं अपना। हमें ये सेकंड ऑप्शन अब हम आपको Second दिखाने option। वाले हैं कि किस तरह आप सेकंड ऑप्शन के तौर जी। पे भी इसको पेश कर सकते हैं। प्लेटर ले लेना है अपना, इस पे आपने इस तरह से सैलेड लीव्स ले लेने हैं और इसका जो एंड पार्ट है आपने इसको कट कर लेना है और इसको बेशक आप एक साइड पे रख एक लें साइड पे रख या आपको अगर पूरे प्लेटर पे चाहिए तो आप उसको पूरे प्लेटर पे भी रख सकते हैं। अब जो हमने ये रिमेनिंग चिकन है वो इसके अंदर जाएगा। अच्छा, आइसबर्ग को कभी भी आपने आइसबर्ग जब कट करना है तो कोशिश करें कि उसको कम से कम जो है आप नाइफ लगाएं, क्योंकि आइसबर्ग जो है जितना उसको नाइफ होगी तो वो ख़राब होता जाएगा। तो आपने इस तरह से सेंटर से इसको कट कर लेना है पहले और इस तरह से आपने इसके जो है वो चंक्स इस तरह से रेडी कर लेने हैं। अब ये कहीं कहीं इस तरह से हम रख देंगे और ये आपका जो है एक प्लेटर, जब इसके ऊपर थोड़े से वो पड़े होंगे आपके ऑरेंज कलर के तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा प्लेट के ऊपर, जी। जो कलर्स में भी अच्छा होगा और जाहिर बात है टेस्ट भी बहुत अच्छा जी। करेगा। और ये जो हमारी जो बकाया डायनामाइट चिकन जो है हमने सॉस के सॉस के अंदर अंदर मिक्स अच्छी कर तरीके रहे से हैं। कर लिए हैं कोट और अब हम इसको जो है इस तरीके से अपने डायनामाइट चिकन को इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखें कितना अच्छा सा जो है वो कलर एक ब्रेक हो गया। अब ये देखें जी हमारे दो तरह से जो है क्या वेवी डायनामाइट चिकन वो हो गया है आपके रेडी। डायनामाइट्स ने तो मुझे भूख लगवा दी है लिटरली, मतलब, लेकिन कोई बात नहीं, हम इफ्तार के बाद एंजॉय करेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा इफ्तार पकवान जो कि हमने सुनो किचन में बनाया और कोशिश की है कि आपको एंटरटेन भी कर सके ताकि आपका इफ्तार अच्छा हो सके और आप 15 से 20 मिनट में अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लिए एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी अरेंज कर सकें। और अगर आप किसी को मनाना भी चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। किसी का मूड अच्छा करना चाहते हैं तो आप बेबी डायनामाइट चिकन को बनाकर उनके आगे पेश कर सकते हैं और सॉरी भी बोल सकते हैं। तो इसको अपने इफ्तार में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए और अगर ऐसी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं हम अपने इफ्तार पकवान में ऐड करें आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जनाब, आज के इफ्तार पकवान में वेवी डायनामाइट चिकन जो है ये तैयार किया गया और देखने में ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और बिल्कुल। आप भी इसे इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये कैसा बना। तो नाज़रीन, सदाए रमज़ान में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सदाए रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि रमज़ान का आगाज़ होते ही मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ खासे सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। फलों और सब्जियों की कीमतों ने शहरियों की आंखें खोल दी हैं। फ्रूट चाट, पकोड़े, समोसे रोज़ादारों की पहुंच से दूर हो गए हैं और ऐसे में दुकानदारों ने सरकारी नरखनामों को हवा में उड़ा दिया है। खाने पीने की चीज़ों की मनमानी कीमतें वसूली जा रही हैं शहरियों से। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से अरबाब अली चांडियों और लाहौर से हमारे साथ होंगी ज़ैनब शहबाज। सबसे पहले तो आप दोनों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले अरबाब चांडियों, आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि इफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, बाज़ारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रेट चल रहे हैं और अवाम मुतमईन है? जी बिल्कुल, अवाम मुतमईन नहीं है क्योंकि एक ही दिन में जिस तरह यहाँ पर नरखों में इजाफा हुआ है उससे अवाम शशदर रह गए। यानी पर यहाँ पर लोगों ने दुआ ये दी है कि जो चीज़ 150 रुपए की मिलती थी वो एक ही दिन में 300 रुपए की हो गई है, सिर्फ इसलिए कि माह रमज़ान आ गया है। हालांकि ये रमज़ान तो बरकतों का महीना है, भलारा महीना है, यहाँ तो इबादतों का महीना है, लेकिन जो मुनाफाखोर है वो इस महीने को जो है वो अपने मतलब और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है वो जहमत का महीना बनाने की कोशिश करते। यही वजह है कि जो खरीदार है वो इस पूरी सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। हालांकि वो बड़े जोश, प्यार और मोहब्बत से खरीदने आए ताकि वो इफ्तारी कर सके
और अपने प्यारों को इफ्तारी कराएं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें खासी मायूसी हो जाती है, क्योंकि अगर वो जेब में 1000 रुपये लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो है 1500 और 1800 रुपये से कम चीज़ें मिलती नहीं है। तो लिहाजा शहरी बिल्कुल मुतमईन नहीं है, लेकिन क्या करें, शहरियों को आखिर इफ्तारी तो करनी है, वो मजबूरन यहाँ पर आते हैं और यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख किए हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ी मार्केट कराची में है, लिहाजा जो करोड़ों की आबादी का शहर है वहाँ तो अपना ही स्टाइल है। बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब, आप बताइएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल कराची से कदरे मुख्तलिफ है? हम देखते हैं कि फ्रूट चाट के बिना तो इफ्तारी का तसव्वुर नहीं किया जाता। फलों के क्या रेट्स हैं, और साथ ही साथ ये बता दीजिए कि सब्ज मसालाजात की कीमतें कितनी हैं? जी बिल्कुल, देखिए उज़ैर, अगर बात में कराची पूछ रहे हैं तो कराची से लाहौर की सूरत हाल बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। रमज़ान के शुरू होते ही आज पहला चूँकि रोज़ा है और इफ्तारी में भी कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन इन चीज़ों पे जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चाहे वो बात करें फलों की, चाहे बात करें मसालाजात की, चाहे बात करें हम सब्जियों की, तो ये तीनों ये मेन जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल के होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुकी हैं। फ्रूट की बात करूं तो जो 3 से 4 रोज़ पहले 120 रुपये या 130 रुपये फी दर्जन केला फरोख्त हो रहा था, आज वो 250 फी दर्जन पे पहुंच चुका है। किनू जो है 700 फी दर्जन पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह बात करें अमरूद की तो 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है अमरूद। और अगर बात करें सेब की तो वो भी 3 तरह के हैं, उसमें एक का जो है वो 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है, एक 500 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो ये वो कीमतें हैं जो एक नॉर्मल इंसान जो है वो और एक मसवत तबका गरीब जो है अफोर्ड नहीं करते हैं। बेशक चूंकि लाहौरिये ख्वाबों के शौकीन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो रमज़ान में उनका ख्वाब भी बन चुका है कि वो पकौड़े समोसे या फ्रूट चाट खा सकेंगे। लेकिन जो मसाला जात की अगर आपने बात की है वो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में ही आता है, लेकिन अदरक की बात करें जिस तरह से तो वो 620 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है किलो में। और उसके अलावा लहसुन की बात करें, सब्ज मिर्च की बात करें तो बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी निर्खनामे तय किए जाते हैं, क्या उन पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो क्या सजाएं मिल रही हैं, जुर्माने हो रहे हैं? जनाब देखें, फिलहाल तो इन्होंने जो रेट मुकर्रर किए हैं, इनके पास रेट लिस्ट होती है, जितने भी यहाँ पे दुकानदार बैठे हैं उन रेट लिस्टों में और दुकानदारों के अपने रेट्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे इंतज़ामिया आती है, वो रेट लिस्ट लगाती है और उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो जिसपे शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है कि वो कीमत तो अदा कर देते हैं, लेकिन जो मयार है चाहे वो सब्जियों का हो या फलों का हो वो बहुत नाकिस है। लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन 10 के करीब ये सहूलत जो है सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं, और ये मॉडल बाजार थे, उन्हीं को ही रमजान बाजार की जो है वो शक्ल दी गई है, जो सहूलत के तौर पे पॉइंट्स लगाए गए हैं। और उसी में ही ये म्यार जो है वो बहुत जो है वो गंदा बता रहे हैं कि शहरियों ने जितों में फ्रूट्स खरीदे, बिल्कुल ठीक है, दर्जा सोहम के फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ज़ैनब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अरबाब, अगर हम पंजाब की, लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें तो इंतजामिया की तो तमाम तर तवज्जो जो है वह तजावुजात पर है, कीमतें कंट्रोल करने कोई नहीं निकला। आप बताएं कि मुनाफाखोर तो आपको कराची में दिखाई दे रहे हैं बाजारों में, क्या कोई इंतजामी ओहदेदार भी दिखाई दे रहा है कंट्रोल करने के लिए? जी मैं अगर इसकी हकीकी बात बताऊं तो यूं करके भी हम ढूंढते हैं तो कोई भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो यहाँ पर कीमतों को कंट्रोल करे। और जो नर्ख यहाँ पर है, जो कि सरकारी नर्ख है, उस पर लोगों की तो अब हसरत ही रह गई है कि उस पर कोई अमल दरामद हो, क्योंकि हर साल ये बयानात तो जारी होते हैं, लेकिन शहरी को ये इस बात की यकीन हो गया है कि सरकारी नरखों पर कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लिहाजा वो ज़्यादा बहस भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो आड़ती हैं और जो मुनाफाखोर है उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने ज़्यादा ही कीमतें लेनी है। और दूसरा ये कि ये जो ऐलानात करते हैं कि जी माह रमज़ान में सख्ती होगी, ये होगी, वो होगी, सुबह से निकला हुआ हूँ, ईमान से बता रहा हूँ आपको कि मैं सुबह से निकला हूँ और 5-6 दफ़ा लाजमी है अपने दोस्तों की मदद से कैमरा के सामने आऊँ, कहीं भी किसी भी मार्केट में मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने कोई प्रक्रिया है जहाँ पर दीगर मुल्कों में रमज़ान के महीने में जो अशिया हैं वो सस्ती हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान हो जाती हैं। अरबाब अली चांडियो और ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सज़ाए रमज़ान में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, माह सयाम मुसलमानों के लिए बाबरकत महीना है। इस महीने में तमाम दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और उसकी खुशनुदी हासिल करने में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान और हदीस में रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान किए गए।
नाज़रीन, माह मुक़द्दस को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहले अशरे को अशरा रहमत, दूसरे अशरे को अशरा मग़फ़रत और तीसरे अशरे को दोज़ख से निजात का अशरा कहते हैं। क्योंकि अब पहला अशरा शुरू हो गया है, अशरा रहमत की अहमियत और फ़ज़ाइल व बरक़ात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नात खान नवीद अकरम साहब ने भी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नात भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। असर कहिएगा कि कुरान मजीद की रोशनी में रोज़े की अहमियत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मेरी जानिब से भी दुनिया भर में आपके प्लेटफॉर्म को देखने वाले सारे सामीन और नाजरीन को रमज़ान मुबारक की इन मुतबरक सातों की मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के इस मौसम बहार से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का एक ख़जाना है, अल्लाह ताला हमें इसे एक नेमत से अगले दर्जे पर जाते हुए मोहलत के तौर पर, एक तरबियत गाह के तौर पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आपने सवाल में पूछा, कुरान हकीम के अंदर अपने जामे कलाम के अंदाज में कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ फ़र्ज़ियत रोज़ा की बात की है, उसी आयत के अंदर ही मकसदियत रोज़ा जो है उस पर भी बात कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब ए अहले ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साहिब तकवा हो जाओ। सो मकसद ये हुआ कि सबसे पहले तो इस आयत को पढ़ते ही मेरे अंदर एक अजीब दिल से दिमाग को जाते हुए फ़र्क जो है उसकी एक रोशनी फैलना शुरू हो जाती है कि परवरदिगार आलम ने अपनी सारी मखलूक को मुखातिब नहीं किया। इस ख़ास हुक्म के लिए ख़ास लोगों का इंतखाब हुआ, अहले ईमान को मुखातिब किया गया। सो पहली बात तो ये है कि ये हुक्म जो है सिर्फ़ अहले ईमान के साथ है, वरना कुरान हकीम का उसलूब है, बहुत सारी जगहों पर कुरान हकीम जो है वो या अय्युहन्नास कह के भी मुखातिब करता है। बनी आदम में सिर्फ अहले ईमान को मुखातिब करना ख़ुद एक शर्फ़ की बात है। और फिर ये बताया गया कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ये कोई नई मुशक्क़त नहीं है, नया कोई मरहला नहीं है जो तुम्हारी ज़िंदगी में, इससे पहले जो लोग थे साहिब ईमान थे उन पर भी ये था। और मकसदियत क्या है इस फ़र्ज़ करने की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूख और प्यास से कुछ मतलूब नहीं, हकीकत में ये एक तरबियत गाह है, और इससे गुजारने का मतलब ये है, मकसद ये है कि बंदा मोमिन ज़ाहिरी इस मुशक्क़त के बाद अपने आप को इस हालत में ले आए कि पहले की निस्बत तकवे में बेहतर हालत में आना शुरू हो जाए। अब तकवा क्या है? अगर कोई शख्स तकवे की अहमियत को और उसकी मानवियत को समझना शुरू कर देगा तो ख़ुद ब खुद रमज़ान की मकसदियत समझ आना शुरू हो जाएगी। तकवा क्या है? ज़ाहिरी तौर पर तो हम इसका मतलब परहेज़गारी लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसका, और अफ़ा ने और उलमा ने हमें ये मतलब बताया है कि ऐसी परहेज़ और एहतियात, ऐसा धड़का, ऐसा खौफ, ऐसी खशियत कि जो आपको हर वक्त घेरे हो कि कहीं आपके किसी अमल से आपके और आपके रब के दरमियान फासला बढ़ ना जाए, आप अपने रब से नाराज़गी का कोई सबब ना पैदा कर बैठें। ऐसी कोई बात ना हो कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो होने में जो है वो उस दरमियान में कोई एक हिजाब हाइल हो जाए। सो रमज़ानुल मुबारक का मकसद ये है कि मैं और आप पहले दिन से ऐसा एहतमाम करें, अपने निज़ामुल औक़ात को, अपने मामूलात को इस अंदाज़ में मुरतब करें कि जब ये रमज़ान हमसे रुख़सत हो तो ज़ाहिरी तौर पर 29-30 दिनों की एक तरबियत के बाद इसका फैज़ इस अंदाज़ में मेरे और आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो कि बाकी 11 महीने भी आप और मैं अल्लाह की कामिल अताअत के साए में गुजार सकें। हकीकत में तो ये एक महीना है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन असल में ये मश्क है पूरे एक साल के लिए, ताकि आप इस पूरे साल इसकी ये जो मश्क है इससे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, मामलात को असर नौ तरतीब देने का एक ज़ौक़ पैदा होता है, फिर हर मामले में अल्लाह की नाराज़गी से बचने का एहतमाम जो इस महीने के अंदर आपके अंदर आता है वो पूरे साल के लिए आपकी तरबियत कर रहा होता है। इसीलिए असहाबे रसूल जो है उनके बारे में ताबीन ये बताते हैं कि हमने असहाबे रसूल को ये देखा इस हालत में कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से 6 माह पहले वो अल्लाह से दुआ करना शुरू करते उस पीराना साली में, बुजुर्गी की उम्र में, कि परवरदिगार एक अजीम शान महीना हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होने वाला है, क्या ये अच्छा हो कि तू हमें हमारी उम्र में, हमारे आसाब में, हमारी सेहत और सलाहियत में इतनी बरकत दे, हमारी तवानाई इतनी भरपूर रहे कि हम इस महीने से भरपूर फ़ायदे के लिए तैयार हो सकें। 6 माह तक ये दुआ रहती, फिर रमज़ान के महीने को वो अपने अंदाज में गुजारते और आखिरी अय्याम में
उनकी गिरिया उजारी और उनके इज़हार तासुफ़ का आलम ये होता कि वो नमाज की हर रकत के अंदर उनकी सीना जो है वो इस तरह रोने की आवाज़ से गड़गड़ाहट पैदा होती जैसे हंडिया जो है वो खोल रही होती है, और वो अल्लाह के हुजूर अपनी आइज़ी पेश करते हुए इतराफ़ करते, परवरदिगार जितना बड़ा रहमतों और बरकतों का पैकेज था ना इस महीने में, हम उससे उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके। अब तसव्वुर करें, ये असहाबे रसूल कह रहे हैं। बिल्कुल असहाबे रसूल, और किस तरह आपने खूबसूरती से बयान किया, खुशू व खुजू के साथ वो अपने रब के हुजूर पेश होते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद भी बातचीत करेंगे। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, पहला रमज़ानुल मुबारक है, क्या आप हमें कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाने वाले हैं? मैं एक ऐसा कलाम उसका इंतखाब करके आया था कि उस कलाम के बाद मेरे ख्याल में आप मेरे साथ पढ़ेंगे भी और झूमेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं? मिलकर पढ़ते हैं। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिही तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। नवीद साहब, क्या ज़बरदस्त आपका इंतखाब था और उतने ही ज़बरदस्त अंदाज से आपने ये कलाम जो है ये पढ़ा। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि असहाब उनके क्या मामूल होते थे, वो किस तरह से रमज़ान को गुजारते थे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान किस तरह से उनका गुजरता था, क्या मामूलात होते थे, किस तरह से तैयारियां करते थे, कैसे इस्तकबाल होता था? रमज़ान मुबारक का महीना जो है उसके मामूलात तो अपनी जगह, आप इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर इस महीने की अहमियत का ये आलम था कि हुजूर इस महीने के आने से 2 महीने पहले रजब के चांद से इस महीने के इस्तकबाल की तैयारियां करना शुरू कर देते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम तक ये बात पहुँचती, आप फरमाती हैं कि जैसे ही रजब का चांद नज़र आता हुजूर के मामलात और मामूलात में इस अंदाज की तब्दीली आना शुरू हो जाती कि खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग भी इस तब्दीली को महसूस करते और हुजूर के जानिसारान पाकीज़ा असहाब जो हैं वो भी इस तब्दीली को महसूस करना शुरू करते और उनकी इत्तबा में गोया पूरा माहौल जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता। हुजूर लोगों के साथ आम जो मामलात हैं उनको महदूद करना शुरू कर देते और खुशू खुजू के साथ अल्लाह के साथ जो उनके मामलात थे, राजो न्याज के, रात की इबादत जो थी, रात के नवाफिल जो थे,
उनको एक ख़ास अंदाज में जो है वो तरतीब देना शुरू कर देते हैं। और फिर रजब के महीने में ये अल्लाह के साथ और खलवत ख़ास में जो परवरदिगार के साथ रसूल रहमत का दुआ की शक्ल में एक रिश्ता मजबूत तर होता नज़र आता। फिर जैसे ही शाबान का महीना आता, यानी ज़रा और रमज़ान के करीब आते, तो रातें अल्लाह की इबादत और रियाजत मुनाजात इबादात में गुजरती और दिन जो है रोज़े से जो है वो मुनव्वर होना शुरू हो जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते कि खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल ही रोज़े रखते, लेकिन रमज़ान के बाद जिस एक महीने में सबसे ज़्यादा हुजूर रोज़े रखा करते वो शाबान का महीना होता। और फिर आलम ये होता कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जैसे ही रमज़ान शुरू होता तो हुजूर का आलम ये होता कि हुजूर अपने असाब को एक रात पहले इकट्ठा कर लेते। हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर के एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं 9 साल की उम्र में हुजूर की ज़िंदगी में आया, 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहा। कहते हैं मैंने 7 या 8 रमज़ान हुजूर के साथ गुजारे। हर रमज़ान के आगाज़ पर उसके इस्तकबाल के लिए एक रात पहले हुजूर सारे असाब को इकट्ठे करते और एक खुतबा इरशाद फरमाते। वो मुख्तलिफ तुरक से पहुँचा है, मैं उसे इख्तिसार के साथ अपने सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द कर देता हूँ, जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये महीना कितना अल्लाह के रसूल की नज़र में कितनी इसकी अहमियत है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी ज़िंदगियों में एक ऐसा महीना आने वाला है जिसे अल्लाह ने अज़मत वाला और बरकत वाला महीना करार दिया है। ये ऐसा महीना है जिसके आते ही जन्नत की रोशनियाँ 2 चंद कर दी जाती हैं, जन्नत सजा दी जाती है, जन्नत के और रहमत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं जो सरकश शयातीन है उनको जकड़ दिया जाता है। दुनिया के अंदर कब्रिस्तानों में मौजूद लोगों पर जो अजाब है उसमें कमी कर दी जाती है। परवरदिगार आलम पहले अर्श पर तशरीफ लाता है आसमान दुनिया के ऊपर, और 3 निदाएं, 3 आवाज़ें, गोया 3 पैकेजेस जो हैं वो वहाँ से अनाउंस किए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। परवरदिगार आलम अपनी मखलूक को मुखातिब करके कहता है कोई तुम में ऐसा जो हमसे मगफिरत तलब करे कि हम उसे मगफिरत अता करें? है कोई तुम में ऐसा जो हमसे रिस्क तलब करे? अब रिस्क से मुराद हम समझते हैं सिर्फ माल असबाब है या खाने पीने की चीज़ें। जो साहिब लुगत है वो बताते हैं कि रिस्क से मुराद हर वो नेमत जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में आसानी या राहत पैदा करती है, वो नेमत है। गोया परवरदिगार आलम की तरफ से इस रमज़ान के आगाज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर रोज़ ये निदा बुलंद होती है और अल्लाह कहता है मेरे बंदे तुम में कोई ऐसा है जो रिस्क तलब करने वाला हो, हम उसे रिस्क अता करें। और फिर आखिरी बात अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तुम में कोई ऐसा है जो हमसे आफियत तलब करे। आफियत किसे कहते हैं? नेमतों का ये जो जवाल होता है उससे बचने का नाम आफियत है। नेमत के साथ, हर नेमत के साथ कुछ हासिदीन पैदा हो जाते हैं, कुछ और मुश्किलात मसाइल उसके साथ वबाल आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, उनसे हिफाजत का नाम आफियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू मुझसे आफियत तलब कर ताकि आज की रात मैं तुझे आफियत अता करूं। और सिर्फ एक दिन का रोज़ा ये जिसमें इस वक्त आप और मैं और जिस मरहले में हम दाखिल होने जा रहे हैं चंद मिनट के बाद, गोया इफ्तार का जो मरहला है उसकी अहमियत अल्लाह की नज़र में इतनी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ एक दिन का रोज़ा सहरी से इस वक्त तक जहाँ इस वक्त आप और मैं मौजूद हैं, इफ्तार के दस्तरखान पर जब बंदा पहुंचता है ना तो अल्लाह उसकी रोज़ा कुशाई की पता है उसे क्या इनाम के तौर पर कीमत अता करता है। अल्लाह ऐलान फरमाता है इस बंदे ने ये चंद घंटे मेरी रज़ा के मुताबिक गुजारे, मेरे फरमान के मुताबिक गुजारे, इसके लिए बशारत हो कि इसके इससे पीछे के साबका सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। कहा जाता है कि इस महीने में जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। और आखिरी बात कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज इफ्तार के वक्त अल्लाह अपनी मखलूक में 10 लाख लोगों की मगफिरत फरमाता है। ऐसे 10 लाख लोग जिन पर जहन्नुम उनके अमाल की वजह से वाजिब हो चुकी होती है। और आखिरी जो अशरा होता है उसमें तो रहमत और मगफिरत का आलम ये होता है कि हुजूर ने फरमाया आखिरी अशरे की हर साथ में अल्लाह 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता कर। नारे जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। वैसे ही बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। नवीद साहब, हम चाहेंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले आप कोई और कलाम जो है वो हमें सुनाएं। ज़रूर। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किसे
तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है। जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। और तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान। नबी जी तेरे एक सुखन पर कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। व्यूअर्स, माह रमज़ान में हमारी खाने पीने की रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है, और जब ये रूटीन बदलती है तो फिर अक्सर लोगों की सेहत भी मुतासर हो जाती है। इस मुकद्दस महीने में क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाया जाए, इन सब सवालात का जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इशल साकिब। डॉक्टर इशल, आपको खुशामदीद कहते हैं हम रमज़ान ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें कोई ऐसा डाइट प्लान आप तजवीज़ कर दें, बता दें, जिस पर वो आसानी से अमल भी करें और उनके रोज़े भी बड़े अच्छे गुजर जाएं। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में बेसिकली 2 टाइम 2 आप मील्स कंज्यूम करते हैं, एक सहरी में, एक इफ्तारी में। तो हमारा मेन मोटिव इस रमज़ान में ये होना चाहिए कि हम बैलेंस्ड मील्स लें और हर फूड ग्रुप से अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करवाएं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ है। तो सहरी का मैं आपको एक टेंटेटिव सा डाइट प्लान बताती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं बॉडी की, लेकिन एक टेंटेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लें उसमें अपनी खुद ही से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सहरी में फाइबर ऐड करेंगे हम अपनी डाइट में ताकि हम फुल रहें। तो हम रोटी लेंगे, लेकिन हम बारले और वीट की रोटी लेंगे। तो बारले होता है जौ और वीट ऑब्वियसली गंदम, तो उनको हम इक्वल प्रोपोर्शंस में मिक्स करके हम एक सीडी के साइज़ की, या फिर अगर कोई इंसान ओवरवेट नहीं है तो वो 9 इंच की ले सकता है। सीडी साइज़ इतना होता है और 9 इंच ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा बड़ा, इतना तो आप ले सकते हैं। आप अपना पोर्शन खुद जज करना है वेदर यू आर अंडरवेट और ओवरवेट। तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून पराठा ले सकते हैं, पराठा बिल्कुल बिल्कुल रोटी भी ले सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, और पराठा भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंज्यूम पराठा तो आप उसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर लें। इसके साथ आपने उस पे भी डिबेट हो जाएगी ऑयल कौन सा ऐड किया जाए। अच्छा, ऑयल सॉरी, देसी घी, देसी घी बिल्कुल देसी घी रिकमेंडेड है। अगर देसी घी कोई नहीं लेना चाह रहा, उसका अरोमा नहीं अच्छा लगता, तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, लेकिन उसको ओवर कुक नहीं करें। बिल्कुल। उसके अलावा आप एग कंज्यूम करें, उसमें प्रोटीन है, बहुत लीन प्रोटीन है, लेकिन उसमें आप वेजिटेबल्स बहुत सारे ऐड करें, जिसमें आप अनियन ऐड कर सकते हैं, टमेटो और व्हाटएवर वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस आप ऐड करके उसका ऑमलेट बनाएं। वो आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा, उसमें फाइबर कंटेंट भी ऐड हो जाएगा और आपको जो है ना एक प्रॉपर फुलफिलिंग मील होगा। उसके साथ हम ले सकते हैं योगर्ट, बल्कि योगर्ट रिकमेंडेड होता है, वो लाजमी लें, क्योंकि योगर्ट की जो प्रोटीन्स हैं वो आपको काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है विद टाइम, तो वो काफ़ी देर आपको फुल रखती है। आप दही और लस्सी ले सकते हैं। बिल्कुल, योगर्ट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो स्किम्ड हो। स्किम्ड ये होता है कि आप 24 आवर्स आप दूध को बॉईल करके उसको 24 आवर्स के लिए स्किम होने रख दें, उसके ऊपर बिल्कुल हिलाएं नहीं, तो उसके जितने भी उसके अंदर फैट कंटेंट होगा वो उसकी ऊपर टॉप लेयर पे इकट्ठा हो जाएगा। उसको रिमूव कर लेंगे तो दैट इज स्किम। बिल्कुल मलाई, बिल्कुल। तो ऊपर जो टॉप लेयर आ जाएगी वो आप फैट रिमूव कर लें। और वैसे अगर आप होल जो है फैट वाला मिल्क लेते हैं तो उसमें 150 किलो कैल होती है, वेयर स्किम्ड मिल्क में 90 किलो कैल होती है, तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। और एक तो कैलोरीज कम हो जाएंगी, सेकेंड आपको हाइड्रेटेड फील करवाएगा, योगर्ट आपको प्यास नहीं लगने देगा, तो आपने योगर्ट ऐड करना है सहरी में। और उसके अलावा आपने सैलेड का एक पोर्शन लाजमी लेना है ताकि आप सहरी में भी। बिल्कुल। अच्छा, सहरी में आप ले सकते हैं। आप विटामिन सी इनरिच्ड ना लें वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपने सोना है। आप फ्रूट्स नहीं लें, आप वेजिटेबल्स लें, बिल्कुल। आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, आप टमाटो ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, आइसबर्ग, लेटस, ये सब चीज़ें हम कंज्यूम करें, बल्कि आपको फुल रखेगा ज़्यादा देर तक। और अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हम लोग बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रेन हो जाते हैं। तो जब आप वेजिटेबल से फाइबर लेते हैं तो आप काफ़ी देर तक एक तो फुल फील करते हैं,
और सेकेंडली वेजिटेबल्स का पानी आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता रहता है। तो ये सहरी का ऑप्शन हो गया। इफ्तार में इसी तरह ही हम लोग जनरली एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम बहुत शुगरी फूड्स ले लेते हैं। और अब देखिए ना, आप इमेजिन करें इफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है, खजूर से इफ्तार हुआ जो कि सुन्नत भी है, उसके बाद सबकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ पिया जाए। बिल्कुल। अब पीने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सारी शुगर वाली हैं। बिल्कुल। वो आप रेकमेंड करें कि क्या इस तरह से हो सकता है और बाकी की इफ्तारी आपकी कैसी होनी चाहिए? ओके, उसमें ये क्या ड्रिंक्स किस तरह की हों? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्विट नहीं करें कुछ। आप जिस तरह ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह जामे शीरी हैं वो आप शुगर फ्री वर्जन आप कंज्यूम कर लें। इसी तरह ही आप जो है दूध सोडा बना सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर फ्री जो है नॉर्मल आप सोडा लें लेकिन शुगर फ्री सोडा लें, ठीक है। इसी तरह ही स्मूदीज़ के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आप अब बेरीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई हैं, तो आप बेरीज़ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें, रास्पबेरी ऐड कर लें, उसकी स्मूदी बना लें, लेकिन उसमें आप शुगर को रिप्लेस करके आप स्टीविया ऐड कर दें, आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो वो ये कि आपको काफ़ी हाइड्रेट करेगा और जो बिल्कुल आप ड्रेन्ड फील करते हैं आफ्टर इफ्तारी आप वो नहीं फील करेंगे। और सेकेंडली इसके अलावा और ऑप्शंस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल जूसेस नहीं लेने। जूसेस जो है रिकमेंडेड नहीं होते बिकॉज वो भी फ्रूक्टोज होता है। अगर सुक्रोज नहीं है तो दैट इज फ्रूक्टोज एंड दैट इज डेंजरस। बट आप फ्रूट चाट खा सकते हैं। फ्रूट चाट, हाँ, फ्रूट चाट का भी एक ये है कि आप कोशिश करें ऑल्टरनेटिव डेज पे लें फ्रूट चाट, बिकॉज फ्रूट चाट में हम लोग सॉल्ट भी ऐड करते हैं, हम उसमें चाट मसाला भी ऐड करते हैं एंड देन जूसेस एंड डेट्स एंड व्हाट नॉट। तो और हम पोर्शंस पे वी एंड अप कंज्यूमिंग मोर। तो इसीलिए आप होल फ्रूट लें, बेटर है, लेकिन फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें शुगर कंटेंट कम करें। अगर हम इफ्तार की बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ना हो तो हमें लगता है कि इफ्तार नहीं है, जैसे समोसे, पकोड़े, रोल। तो आप बताएं कि जहाँ पे इस वक्त दुकानों पे रश लगा बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताएं कि खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अच्छा, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हम लोग किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कि आप बिल्कुल कोई फूड ग्रुप रिस्ट्रिक्ट कर दें। ऑब्वियसली क्रेविंग्स हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे भी तो कोई ले ही लेगा, ऐसा ही है। तो इस तरह ये होता है कि आप उसके लो कैलोरिक ऑप्शंस बना सकते हैं, लो फैट ऑप्शंस बना सकते हैं। अब एयर फ्रायर्स बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना उनको। तो आप सेम बैटर बनाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पकौड़े हैं, कोई नहीं उसको गिव अप कर सकता, तो आप उसमें वेजिटेबल का कंटेंट ज़्यादा करके उसमें बेसन का कंटेंट जो है ग्राम फ्लावर उसका कंटेंट आप कम कर लें, स्पाइसेस आप वैसे ही डालें और उसको एयर फ्रायर में हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके आप उसको पका लें। इसी तरह अगर समोसे हैं तो आप उसको समोसे को भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह ही कुछ लोग नगेट्स लाइक करते हैं, तो नगेट्स तो आप कम्प्लीटली एयर फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग एयर फ्रायर नहीं है उनके पास, तो वो नॉन स्टिक पैन्स में या सिरेमिक पैन्स में हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसको आप यूज़ कर लें, तो वो बिल्कुल सेम टेस्ट होता है, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होता। और एक आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं और आपको फिर वो गिव अप नहीं करना पड़ता किसी फूड पे। तो मेरा ख्याल है जन्नत, इशल ने जितनी बातें बताई हैं ना, आपकी और मेरे लिए दिलचस्पी की ऑडियंस की ये बात है कि इशल ने हमें ये कहा कि आपने अपने नफ्स पे जबर नहीं करना, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ले सकते हैं। अब आपकी इजाजत को ये ज्यादा ना समझ लें। नहीं, बिल्कुल मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में। ऑब्वियसली क्रेविंग्स हो रही है तो आप 3 से 4 लो फैट पकौड़े तो ले सकते हैं। अच्छा इशल, लास्ट में बता दीजिएगा कि अगर कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी उसे? ये आपने बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, बिल्कुल छोड़ना इज नेवर रिकमेंडेड। जैसे शुगर, अच्छा शुगर भी आप रिप्लेस कर लेना, उसके आपको फील नहीं होगा आपने रिप्लेस किया। शुगर आप रिप्लेस करके स्टीविया को ऐड कर लें। शुगर जो है वो उससे 300 टाइम्स स्वीटर है, ठीक है। अच्छा, शुगर, शक्कर दोनों सेम चीज़ है, इवन जैगरी, ये तीनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कैलोरीज भी सेम है। इसमें सिर्फ फर्क है कि किसी में आपको वाइटनिंग एजेंट्स डाले गए हैं, कोई नेचुरल सोर्स से डिराइव की गई। ऑब्वियसली तीनों शुगर केन के ही फॉर्म्स हैं, लेकिन वो आपको कोई क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, कोई ब्राउन फॉर्म में है, तो वो आपको लगता है कि डिफरेंट है। तो ये तीनों में सेम कैलोरीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलोरीज कम हो अगर, तो आप फिर स्टीविया को ऑप्ट। इशल, ये जिन चीजों को लेकर मिसकंसेप्शन है ना, मतलब ये शक्कर है कि हम समझते हैं चीनी का मुतबादला है, इनका हम किसी और प्रोग्राम में आने वाले दिन में आपको ज़हमत दे के पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, रमज़ान हमारे लिए अल्लाह ताला का एक खुसूसी इनाम है, और जैसा कि हमने पूरी ट्रांसमिशन में डिस्कस किया कि पहला अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरे की फजीलत क्या थी वो हमने बयान की, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जो फ़राइज़ हैं उनका सवाब 70 गुना रब्बे कायनात बढ़ा देता है, और नवाफिल के अगर हम सवाब की बात करें तो उसको फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। इस महीने में जो माल खर्च किया जाता है उसका सवाब भी कई गुना बढ़ता है। तो हर साल जो हर मुसलमान है वो साहिब हैसियत है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो इस माह मुबारक में यतीमों, बेवाओं और नादारों का ख्याल रखें, सदकात और खैरात को बढ़ाएं, मुस्तहिक ख़ानदानों में रिलीफ पैकेज आप तकसीम करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक,
और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में कई घराने ऐसे भी हैं जहां पर सहरी और इफ्तार के लिए कोई राशन नहीं होता। ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए, उनकी मदद करें और उनमें राशन तकसीम करें ताकि वो भी रोजे रख सकें। बिल्कुल, और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब बंदा वो है जो अल्लाह के कुंबे को नफा पहुंचाए। एक दूसरी जगह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की मदद में उस वक्त तक लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की इफ्तार ट्रांसमिशन। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और जन्नत को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।